हेलो गाइस, वेलकम टू नर्सिंग ऑफिशियल। मैं दीपक पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस नर्सिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो गाइस, हमारा आज का मोटिवेशनल कोट है, उठो जागो और मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो इसी भावना के साथ बिना थके बिना रुके हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहेंगे और लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, एएनएम की क्लास चलाई जा रही है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप वीडियोस को शेयर कर सकते हैं एजुकेशन ग्रुप में। तो चलिए चलते हैं हम आज की क्लास की तरफ। देखेंगे पहला क्वेश्चन, क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी को क्या कहते हैं। तो हमसे पूछा गया जो क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी होती है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन देखेंगे, क्लियोप्लास्टी, पैलेटोप्लास्टी, लिपोप्लास्टी या हर्नियोरैपी। तो ये जो क्लेफ्ट पैलेट होता है इसके में क्या होती है, ये सर्जरी होती है और जो बेबी होता है 6 से 12 मंथ का तो तभी होती है। तो इसमें क्या होता है, जो बेबी का माउथ होता है उसका जो रूफ होता है, माउथ के अंदर का अपर रूफ होता है, तो वहाँ पर क्या ये माउथ क्लोज होता है और वहाँ पर मसल्स लाइनिंग जो होती है रीअरेंज होती है। तो उसका ये ऑपरेशन होता है, लगभग 2 घंटे का ऑपरेशन होता है। तो इसको पैलेटोप्लास्टी भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, पैलेटोप्लास्टी। नेक्स्ट में बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड, कितनी विटामिन सी की एक शिशु को प्रतिदिन आवश्यकता होती है। तो हमसे पूछा गया जो एक शिशु होता है उसको पर डे कितने विटामिन सी की नीड होती है। ऑप्शन देखेंगे, 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम या 40 mg। तो जो शिशु में विटामिन सी की नीड होती है ये 30 mg पर डे होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, एयरवे में रुकावट की वजह से अत्यधिक नॉइजी ब्रीथिंग कहलाती है। जो एयरवे में जब रुकावट होती है उसकी वजह से जो नॉइजी ब्रीथिंग होती है, जो ज़्यादा नॉइजी ब्रीथिंग होने लगती है, उसको क्या कहते हैं। वीजिंग, स्टीडर, स्नीजिंग या कफिंग। तो इसको कहा जाता है स्टीडर। स्टीडर कहा जाता है जब एयरवे में रुकावट होती है तो उस कारण से जो नोज़ की जो ब्रीथिंग होती है वो ज़्यादा होने लगती है, तो उसको कहा जाता है स्टीडर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, स्टूल में खून एवं मवाद की उपस्थिति कहलाती है। जो स्टूल होता है, जो हमारा मल होता है, उसमें जब खून और मवाद की उपस्थिति हो तो वो क्या कहलाती है। कोलेरा, डाइसेंट्री, मिसोनियम या एमोबियासिस। तो ये कहलाती है डाइसेंट्री। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब स्टूल में खून और मवाद होता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है डाइसेंट्री। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करें क्वेश्चन नंबर 5, अंधेपन का कारण है। हमसे पूछा गया इनमें से क्या अंधेपन का कारण है। विटामिन ए की कमी, ट्रैकोमा, स्क्वेंट या उपयुक्त सभी। तो ये जो विटामिन ए की कमी से तो होता ही है, और जो ट्रैकोमा होता है ये क्या होता है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो अफेक्ट करता है आइज़ को, और ये क्या कॉन्टेजियस होता है, यानी मतलब एक दूसरे से फैलता है। तो ये कॉन्टेजियस होता है ट्रैकोमा, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है आई का। बात करें अगर स्क्विंट की, तो स्क्विंट एक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, जो आँखें होती है वो एक टाइम पर एक डायरेक्शन में नहीं देख पाती है। तो ये ऐसा केस होता है स्क्विंट का। तो ये तीनों ही कारण हैं अंधेपन के। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करें क्वेश्चन नंबर 6, स्ट्रैबिस्मस है। हमसे पूछा गया स्ट्रैबिस्मस क्या है। हेयरिंग डिसऑर्डर, विजन डिसऑर्डर, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर या एंडोक्राइनल डिसऑर्डर। तो ये जो स्ट्रैबिस्मस होता है ये एक विजन डिसऑर्डर होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो मसल्स होती हैं जो हमारी आँख को कंट्रोल करती है, जो हमारी आइज़ की कंट्रोलिंग मसल्स होती हैं, वो डिसफंक्शन हो जाती है इसके अंदर। ध्यान रखेंगे, जो आइज़ को कंट्रोल करने वाली जो मसल्स होती हैं वो डिसफंक्शन हो जाती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है स्ट्रैबिस्मस। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये विजन डिसऑर्डर है। नेक्स्ट में बात करें क्वेश्चन नंबर 7,
पैरालाइटिक पोलियो का सबसे प्रमुख कारण कौन सा वायरस है? तो हमसे पूछा गया है जो पैरालाइटिक पोलियो का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? पोलियो वायरस टाइप 1, पोलियो वायरस टाइप 2, पोलियो वायरस टाइप 3 या पोलियो वायरस टाइप 4। तो जो पैरालाइटिक पोलियो होता है ये क्या होता है इसके अंदर, ये लीड्स करता है पैरालिसिस जो स्पाइनल कॉर्ड में होता है, उससे ये पहले की स्टेज है। इसमें क्या होता है कि इनिशियल टाइम पर तो सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, पर लेकिन उसके जो 1 वीक के बाद जो सिम्टम होते हैं वो दिखने लग जाते हैं, तो उसी को कहा जाता है पैरालाइटिक पोलियो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोलियो वायरस टाइप 1 इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोलियो टाइप वायरस 1। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8, गर्भावस्था के दौरान एक महिला को कितनी मात्रा में अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो हमसे पूछा गया है जो लेडी होती है उसको कितनी एक्स्ट्रा प्रोटीन की नीड होती है गर्भावस्था के दौरान। तो ऑप्शन देखेंगे 10 ग्राम, 5 ग्राम, 20 ग्राम या 40 ग्राम प्रतिदिन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 40 ग्राम पर डे नीड होती है एक वुमेन को, प्रेग्नेंट वुमेन को प्रोटीन की पर डे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 9, गर्भावस्था के दौरान एक महिला को कैल्शियम की कितनी मात्रा आवश्यकता होती है? तो हमसे पूछा गया है कैल्शियम की कितनी नीड होती है प्रेगनेंसी के दौरान। 500 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम, 1200 मिलीग्राम या 400 मिलीग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1000 मिलीग्राम पर डे की नीड होती है कैल्शियम में प्रेगनेंसी के दौरान एक वुमेन को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 10, आहार यानी डाइट से संबंधित प्रश्न पूर्व सलाह में शामिल है। आहार हल्का तथा पोषक हो, आहार में प्रचुर मात्रा में हरी सब्जियां तथा फल होने चाहिए, सभी गर्भवती महिलाओं के लिए सप्लीमेंट्री आयरन थेरेपी की आवश्यकता होती है। तो ये जो आहार देते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये जो तीनों फैक्टर इसमें लिखे हुए हैं, आहार हल्का तथा पोषक हो, आहार में प्रचुर मात्रा में हरी सब्जियां तथा फल होने चाहिए और महिलाओं के लिए सप्लीमेंट्री आयरन थेरेपी की नीड होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 11, गर्भावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी वैक्सीन नहीं दी जा सकती? हमसे पूछा गया है प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी वैक्सीन नहीं दी जा सकती। टिटेनस टॉक्साइड, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी या डी मिसल्स। तो इसमें ध्यान रखेंगे जब भी कभी बात आए प्रेगनेंसी की वैक्सीन की, तो जो MMR होता है यानी मीज़ल्स, मम्स, रुबेला, मीज़ल्स, मम्स और रुबेला जो वैक्सीन होती है और जो इसके कंपोनेंट होते हैं, ऐसी कोई भी वैक्सीन प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दी जाती, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है जो मदर और जो फीटस के रिस्क को बढ़ा देता है। किस तरह का रिस्क? कि जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होना या प्री मैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस में हो जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसमें मीज़ल्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? फैलोपियन ट्यूब के इन्फंडिबुलम भाग में, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में, गर्भाशय के लोअर भाग में या गर्भाशय के अपर भाग में। तो बताइए निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये होती है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 30, प्रसव शुरू होने के कारणों में शामिल नहीं है गर्भाशय का फैलावे, यूट्राइन डिस्टेंशन, एस्ट्रोजन का तेज़ी से निर्माण, प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण कम होना, ऑक्सीटोसिन का निर्माण अधिक होना। तो इसमें से जो सी है प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण कम होता है, ये इसमें शामिल नहीं है। बाकी जो गर्भाशय का फैलाव, एस्ट्रोजन का तेज़ी से निर्माण और जो ऑक्सीटोसिन का निर्माण अधिक होना, ये तीनों ही प्रसव शुरू होने के कारणों में शामिल होते हैं। तो
तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करें क्वेश्चन नंबर 14। हेलुसिनेशन है एक, हमसे पूछा गया जो हेलुसिनेशन क्या है, कार्डियक रोग है, मानसिक रोग है, रीनल रोग है या न्यूरोलॉजिक रोग है। तो जो हेलुसिनेशन होता है इसमें क्या होता है कि एक मन का भ्रम होता है, जैसे कि मान लो हमें ऐसा लग रहा है कि सामने कोई खड़ा है, ये मतलब हम अपने मन से मतलब अपने दिमाग में चल रहे पर वहाँ एक्चुअली में वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है कोई। तो ये क्या है कि एक तरह से हमारी जैसे कहते हैं कि भ्रम होना, या इसी को कहा जाता है हेलुसिनेशन। तो एक तरह से का मानसिक रोग है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, मानसिक रोग। नेक्स्ट में बात करें क्वेश्चन नंबर 15। ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम का सबसे प्रमुख ऑर्गेनिक कारण है। हमसे पूछा है जो ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम का सबसे प्रमुख ऑर्गेनिक कारण है, सिर में चोट लगना, लंबे समय तक अल्कोहल का सेवन, ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी या एन्सेफेलाइटिस। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि हम मतलब भूलने लगते हैं चीज़ों को, तो ये किस कारण से होती है, लंबे समय तक जब अल्कोहल का सेवन करते हैं तो ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम वहाँ पर प्रेजेंट होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करें क्वेश्चन नंबर 16। लिथियम का थेरेप्यूटिक प्रभावी सीरम सांद्रता स्तर कब मॉनिटर किया जाता है। हमसे पूछा गया जो लिथियम का थेरेप्यूटिक प्रभावी सीरम सांद्रता स्तर होता है वो कब मॉनिटर किया जाता है, 12 से 24 घंटे बाद, 24 से 48 घंटे बाद, 3 से 5 दिनों बाद या 10 से 14 दिनों बाद। तो ये किया जाता है 12 से 24 घंटे बाद। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करें क्वेश्चन नंबर 17। सामाजिक कारक जो कि साइकोएक्टिव पदार्थों के उपयोगी संबंधी डिसऑर्डर का कारण होता है, साथियों का दबाव, पारिवारिक अंतर्द्वंद, पारिवारिक सपोर्ट की कमी या उपयुक्त सभी। तो जो साइकोएक्टिव एलिमेंट होते हैं, जो सामाजिक कारण होते हैं, वो उसके कारण जो डिसऑर्डर होते हैं वो ये निम्न होते हैं, जैसे कि साथियों का दबाव, पारिवारिक अंतर्द्वंद और पारिवारिक सपोर्ट की कमी। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में बात करें क्वेश्चन नंबर 18। केज प्रश्नमाला यानी जो क्वेश्चनरी का जो प्रयोग किस बीमारी की सीवियरिटी का पता लगाने के लिए किया जाता है, एल्कोहलिज्म, सिजोफ्रेनिया, एक्लेम्पसिया या डिल्यूशन। तो जो क्वेश्चनरी का प्रयोग किया जाता है ये एल्कोहलिज्म में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। अल्कोहल की शरीर में मात्रा के किस स्तर पर कोमा हो सकता है। तो जो शरीर के अंदर कितनी मात्रा पर अल्कोहल की कोमा हो सकता है, ऑप्शन देखेंगे 25 से 100 mg%, 100 से 200 mg%, 200 से 300 mg% या 350 से 400 mg%। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत टाइप हो गया इधर, तो यहाँ पर ये इसका सही आंसर होगा 0.40 यानी 40%, और उससे ओवर जाने पर क्या हो सकता है कि कोमा हो सकता है। जब बॉडी के अंदर अल्कोहल 40% या उससे ओवर चला जाता है तो वहाँ पर कोमा होने के चांसेस होते हैं। तो ये 40% सही हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट में बात करें क्वेश्चन नंबर 20। शराब के सेवन का सबसे प्रमुख विड्रॉल लक्षण है। हमसे पूछा गया इस जो शराब के सेवन का सबसे प्रमुख लक्षण है, रम फिट्स, डेलीरियम ट्रेमेंस, अगली सुबह हैंगओवर होना या याददाश्त की कमी हो जाना, जिसे एमनेशिया कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, एमनेशिया। जो शराब का प्रमुख जो लक्षण है, जो सिम्टम है, वो होता है याददाश्त का कम हो जाना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज़ ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लास पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम और ज़्यादा मोटिवेशन के साथ आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।